हाँ जी फैजान साहब चेक करें, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, बस मैं भेज रहा हूँ, अभी शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, कोई आप लोगों ने क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, अब फैजान साहब कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जी कैपिटल गेन के बारे से जी जी कि अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है जी। एक टैक्सपेयर को और उसने विद इन सेम ईयर उसको सेल आउट कर दिया हम्म 25 लाख का, हम्म। तो अब कैपिटल गेन कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? क्या सारा कैपिटल गेन आ जाएगा या उसमें कोई हम डीएम कॉस्ट उसकी लेस कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि गिफ्ट में आई है, विरासत में आई है? विरासत में आई है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस्ट तो जीरो हो गई आपकी। तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारी डीएम कॉस्ट में बन जाएगी। 2022 तक ऐसे था, 23 में ऐसे नहीं है। अच्छा। आप कौन से साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं? 2023। 2023। 23। तो दो जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट है। उन्होंने कितने पे ली थी? सर वो तो उनको आइडिया नहीं, वो तो पुरानी चली जा रही है प्रॉपर्टी बस वैसे। फिर आप अगर वो हजारों में थी या जो भी था वो चेक कर लें, वो वाली कॉस्ट आप ट्रांसफरी की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, बाकी फिर अगर नहीं है तो मतलब कि वो सारे का सारा फिर उसमें गेन में आ कैपिटल जाएगा। गेन आ जाएगा। बाकी फर्ज करें वो 1 लाख रुपए आ जाता है, ज्यूम कर लें। हाँ जी। आप 25 लाख में से 1 लाख माइनस कर दें, जी। या आपने कोई कंस्ट्रक्शन या ट्रांसफर की कॉस्ट भी है तो वो आप माइनस कर सकते हैं। जी। अदरवाइज जो भी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा वो माइनस होगा, जो आपने पे किया होगा। जी। और जो ट्रांसफरी फर्ज करें उनकी 1 लाख कॉस्ट थी, आपने रजिस्ट्री के ट्रांसफर के चार्जेस पे किए 50,000, अज्यूम कर रहा हूँ 1.5 लाख हो गया। जी। ठीक है, अब आपने उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर ली आगे, आपने कहा जी मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी की है, ठीक है, तो वो भी ऐड होके, और फिर आपने कहा मुझे बेचने पे भी कॉस्ट आई है, तो वो टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल जो कॉस्ट होगी वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, जी। और उसको अपनी डिस्पोजल कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपका कैपिटल गेन होगा बेसिकली। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पहले था ना कि वो 75% गेन टैक्सेबल था, 25% एग्जाम था, वो तो इस बार प्रॉपर्टी वो उन्होंने। प्रॉपर्टी में नहीं था, वो था अदर देन प्रॉपर्टी में था, जो 37 में फॉल करते थे। अच्छा। वो था 38.5 में मेडेलियन ज्वेलरी फर्स्ट डे कवर उनके अंदर था। अच्छा। वो खत्म हो गया हुआ अब। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर रेट पर कौन सा लगेगा विद इन 1 ईयर में अगर? आपकी क्या है ये इमूवल प्रॉपर्टी, सारी बात है, वो सेपरेट ब्लॉक है, तो सेपरेट ब्लॉक वाला रेट ही आपको चार्ज होगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चले, और तो कुछ नहीं है नहीं सर। जी? कोई और सवाल कर रहे हैं? हाँ जी, गुलाम अब्बास साहब आपका कोई सवाल है? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, आसिम खान साहब आपका कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल है सर। जी जी करें। सर मेरा पिछले साल मैंने जो रिटर्न फाइल की थी, तो इसके बाद मैं अभी बोला तो मुझे नोटिस आया था कि आप 2016-2017 की फाइल रिटर्न करें, और उसमें उसने लास्ट डेट जो मेंशन किया था वो अक्टूबर 30 अक्टूबर 2023 को बताया था, तो 2022 को सर। सर अभी मैं तो दोबारा कर सकता हूँ सर? नहीं, ड्यू डेट आपकी आपकी क्या थी? अक्टूबर 2000। अक्टूबर 2022 को मुझे नोटिस आया था, ठीक है, 114 वाली नोटिस आया था ठीक कि है, आप तो कंप्लायंस नहीं कर सके आप? नहीं सर, मैंने अभी पढ़ा क्योंकि वो तो पासवर्ड कर ले हैं।
तो कर दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिलहाल ये है कि आप अपनी लोग देखें, लोग की कंप्लाइंस करेंगे, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो वो आपको फैसिलिटेट करेगा लोग, ठीक है। जी सर। जब सर, इंसान और दूसरी सर 2016 पे मैं एलिजिबल नहीं था। एक मिनट, आपको 16 का नोटिस आया? इस 2016 का 2017 का नोटिस अच्छा, आया है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है? सर इंडिविजुअल है सर। अच्छा, इंडिविजुअल को नोटिस मेरा आया अपना है सर। है, आपका अपना? मुझे है। तो आप 2016 में करते क्या थे? सर मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, वो इतनी आमदन भी नहीं थी तो जैसे तो। नहीं वो ठीक है, ज़ाहिरी बात है। देखें, आपने अपने घर के खर्चे मीट किए थे तो आप जिंदा थे ना। जी सर। तो आपकी इनकम क्या थी? सैलरी इनकम थी? प्रैक्टिस आप कह रहे हैं मुझे? प्रैक्टिस ही कर सर। एनटीए आपने नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ था? नहीं, उस वक्त नहीं लिया होता सर। अच्छा, और अगर आप 2000 उसको छोड़ें, एनटीएन को छोड़ें, आपके इनकम में से आपका कोई टैक्स कटता था? नहीं सर। अच्छा, और अगर आपकी इनकम में से खर्चे माइनस करके प्रॉफिट निकालूं तो कितना आ जाएगा? कौन सी वाली खर्च 2016 वाली? हाँ 2000, देखे ना, आपने एक प्रैक्टिस की तो आने जाने का जो खर्चा है वो तो आप माइनस करेंगे ना। कुछ ऑफिस अगर रेंट पे लिया, बंदे रखे हुए हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, एंटरटेनमेंट है, वो सब आएगा ना अंदर। जी जी। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चेक करें। आपके क्लाइंट कौन थे? कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर कौन था? आप करते क्या, प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? सर मैं तो सिविल प्रैक्टिस कर रहा, सिविल क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उस वक्त ना तो रही बात, मैं असिस्टेंट था दूसरे सीनियर के साथ। तो अभी आप एज ए एडवोकेट क्या प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सर मैं अभी तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन में सर। तो आप तो इसमें आपको प्रैक्टिस अलाउड है? नहीं अभी तो नहीं अलाउड है। उस वक्त अच्छा, उस वक्त, अच्छा, जॉब करने से पहले की बात हो रही है। जी जॉब करने से पहले। हाँ तो फिर तो ठीक है ना। तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और चेक करें कितना प्रॉफिट आता है आपका। जी सर। अगर वो उस साल में उसके मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अब चूंकि 16, देखिए अब एक इशू ये भी है, लॉ ये भी कहता है कि पिछले 5 सालों में कोई एक रिटर्न भी आपने स्किप की तो उससे पिछले 5 साल खुल जाएंगे। तो पहले ये बताएं, 17 से लेके 22 तक की रिटर्न आपकी फाइल्ड है? सर मेरा सिर्फ 2021 वाला फाइल है, उसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। 2022 वाला, 2023 वाला अच्छा। कर रहा हूँ। और उससे पहले 17, 18, 19? उससे पहले नहीं, वो नहीं था सर। नहीं, क्या नहीं था? आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप उस वक्त क्या करते थे और कितनी इनकम आप कमाते थे? हेलो आसिम साहब, आपकी आवाज बंद हो गई है। सिर्फ उस वक्त मैं डिपेंडेंट था। अच्छा, किसी में किसी आपकी आवाज कट कट के मेरे पास आ रही है। सिग्नल काउंसलर होता। हाँ अब ठीक है, अब बेहतर हो गई है। आप क्या डिपेंडेंट थे उस वक्त? जी उस वक्त मैं डिपेंडेंट था किसके? वालिद साहब की सर। अच्छा, तो आज इसका मतलब ये हुआ, अब आप एक काम करें ना, पहले तो आप अपनी 18 से लेके तो 23 तक की, जो 22 तक 23 तक जो भी, अब 23 तो टाइम एक्सटेंड हो गया, अपनी रिटर्न्स पहले पूरी फाइल करें। सर 2021 का फाइल किया, 2022 का भी, 2023 का भी। 17, 18, 19, 20 में क्या थे? आप डिपेंडेंट थे? उस वक्त भी सर डिपेंडेंट। तो फिर आप लिख के पहले दे दें उनको कि मैं उस पर डिपेंडेंट था। वो आपसे पूछेंगे किसके, आपके एक्सपेंसेस कौन मीट करते थे, आपकी बैंक स्टेटमेंट और चीजें लेके क्लियरेंस ले ले कि मैं उस वक्त डिपेंडेंट था, मेरे ऊपर 114 सेक्शन अप्लाई नहीं होता था। लेकिन ये बर्डन ऑफ प्रूफ अब आप पे होगा कि आप ये साबित करेंगे कि आप पे लॉ अप्लाई नहीं होता था। समझ आ रही बात? सर ये 2016 का नोटिस कह रहे हैं, वो तो टाइम बार्ड नहीं है। तो जनाब वो अब लॉ बदल गया है ना कि पिछले 5 साल में एक भी रिटर्न मिस हुई तो उससे पिछले 5 साल भी खुल जाएंगे। वो भी देखें ना आप।
इन्होंने अगर 18, 19 और 20 में इन्होंने रिटर्न ही कोई फाइल नहीं की। अच्छा ठीक है। इनकी शुरू ही 21, 22 और 23 से हुई है। मसला ये आ रहा है ना, अब वो कह रहे हैं मैं डिपेंडेंट था, अगर डिपेंडेंट है तो पहले प्रूव कर दें, अब डिपेंडेंट थे तो बात खत्म हो जाएगी। अगर एक आदमी 20 में एनटीएन लेता है तो वो पिछले में भी फाइल करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइल करे, अगर उस पर एप्लीकेबल नहीं था तो प्रूव कर देना कि एप्लीकेबल नहीं होता, फिर जान छूट जाती है। लेकिन जबानी कहने से तो नहीं ना नूर साहब बात मसला हल होता। मतलब आप ये कह रहे हैं एक आदमी ने आज एनटीएन लिया सर, तो वो अपने पिछले 5 साल की रिटर्न फाइल करे? बिल्कुल फाइल करे, अगर लॉ एप्लीकेबल था तो। देखे ना, अगर एक बंदा पैसे कमाता रहा और आज जाके मुझे कहे जी मैंने एनटीएन 23 में लिया, तो 23 की रिटर्न लेके आप चुप करके घर बैठ जाए, तो डिपार्टमेंट पागल थोड़ी है वो बैठा रहेगा उधर। ठीक हो गया सर। देखे ना, एक बंदा कहता है मैंने पैसा नहीं कमाया, मैं डिपेंडेंट था, या मेरे पर 114 सेक्शन अप्लाई नहीं होता, तो उसको प्रूव कर देना, बात खत्म हो जाएगी। जी ठीक हो गया सर। तो अगर ये आसिम भाई का हो गया हो तो मैं एक सवाल था मेरा, पहले पूछ लेते हैं ना उनसे। आसिम साहब कोई और सवाल है? नहीं बस सर वो हो सकता है फाइल करेंगे सर। नहीं, कंप्लायंस तो हो सकती है, लेकिन पहले लॉ चेक करें कि आप पे लॉ एप्लीकेबल था, अगर होता है तो करें, अगर नहीं होता तो मत करें, फिर जवाब दे देना उनको। जवाब नोटिस का जवाब दो सर। नोटिस का क्या? नोटिस का जवाब दो कि वो ला एप्लीकेबल नहीं था उस वक्त। तो जुबानी नहीं ना, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, जिनके आप डिपेंडेंट थे उनकी रिटर्न या सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा ना, कि आपके एक्सपेंसेस कौन मीट करता था। लेकिन मैंने वाले साथ भी जायज बात है वो तो आपकी आवाज कट रही है। जो जिस पर मैं डिपेंडेंट था सर वो तो नहीं फाइल कर रहा है। नहीं, तो उनकी इनकम क्या है फिर? पेंशन है, रिटायर्ड है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रिटायर्ड है सर। हाँ, तो फिर पेंशन आती होगी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आए हैं तो। गवर्नमेंट सेक्टर से हैं जी, आ रही है सर। आ रही है ना, तो फिर वहीं से चेक करें, आपके खर्चे मीट होंगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप डिपेंडेंट हैं, खाली जुबानी कह देने से तो नहीं ना वो आपकी बात मानेंगे। क्या कहते हैं? सर फिर अगर रिटन रिप्लाई दे दूं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी दोबारा फाइल करने की 2016 की? नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या आप पे 114 सेक्शन अप्लाई होता था तो फिर तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर नहीं होता था तो फिर आप जवाब दे दें, फिर तो बात ही खत्म हो गई। सर नहीं अप्लाई नहीं हो रहा था सर। कैसे? आपके पूरे क्लॉजेज आपको, आप कह रहे हैं ना डिपेंडेंट थे आप, जी सर। तो आप उनका डिपेंडेंट का नाम और जो भी, क्योंकि उन पे भी रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है और उनके साथ आप रहते थे, पूरे खर्चे वो मीट कर रहे हैं, तो फिर आपको वो निकालेंगे, वो बैंक स्टेटमेंट और चीज़ें आपसे मांगेंगे, वो आप ज़ाहिर बात है, क्योंकि वेरीफाई करना है ना उन्होंने भी कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये तो राइट है ना उनके पास। बिल्कुल। बस ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप तो खुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉई आप बने हुए हैं, तो आपको पता है एविडेंस के बगैर तो कानून चलता नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जुबानी तो कोई कुछ भी कह दे, तो ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कह दे तो वो मान लेगा। आसिम साहब कोई और सवाल है आपका? सर दूसरा सवाल सर मेरा ये रिकंसिलिएशन का बहुत इशू है, मुझे कर रहा था 2 दिन पहले सर। जी बहुत बड़ा इशू। जी जी, अभी आपको इंशाल्लाह आज ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, जो जिसके बाद आपकी जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाएगा। जी सर तो बड़ी जी नूर साहब, अब आप बोल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा सर, ये मसालों में मैंने 1 करोड़ रुपए की सप्लाई दी ना सर, उसमें सेल्स टैक्स था मेरा तो 1 करोड़ 18 लाख रुपया हो गया सर। बात आ रही है? हाँ जी, सुन रहा हूँ, आप बोलेंगे तो और आगे चले ना, सुन लिया मैंने। अच्छा, अब वो सर मैंने इनर कॉलम है जिसमें जहाँ पर वो फिक्स्ड और मिनिमम वाला है, वहाँ मैंने 1 करोड़ 18 लाख लिखा, उसका 4.5% टैक्स कटा, मैंने 4.5 लिख दिया। ठीक हो गया। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें मैंने 1 करोड़ रुपया लिखा है। जी ठीक है। तो सर वो जो कैलकुलेशन है
जो मिनिमम टैक्स वाली कैलकुलेशन है वो 1,18 पे होनी है या 1 करोड़ पे होनी है? 1 करोड़ पे होनी है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स है। तो वो सर आईआरएस ठीक कर रहा है कैलकुलेट? पीछे तक तो ऐसे नहीं था, अब दोबारा अगर कोई मिनिमम का डालते हैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन तो यही आई है कि वो फिगर्स नहीं ऐड करने देते, फार्मूला पीछे लगा हुआ है, कभी वो ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, कभी बराबर भी कर देता है। हाँ, ये सब मसला था। अच्छा, दूसरा सर, अगर ये प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिकल आईआरएस पे करके एक दफा बताए कि बसाज में 1 करोड़ की मेरी सप्लाई थी और 18% वो करके अब 60% मुझे पेमेंट आ गई है और 40% नहीं आई। अच्छा, तो उस सिनेरियो में क्या करूँ सर मैं? देखिए अब वो जो टैक्स है आपको पता है, वो तो मिनिमम टैक्स है। इंडिविजुअल एओपी का केस है, किसका केस है ये? इंडिविजुअल का है सर। हाँ तो ठीक है ना, वो मिनिमम टैक्स बन गया जो आपका सप्लाई की है या मैन्युफैक्चरिंग जो भी की है आपने। सप्लाई है मेरी। अब प्रिंसिपली ये होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट का भी 60% ही लेना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने उसको अभी ऑफर कर दिया तो कल को 40 जब और आएगा तो उस पर अलग से टैक्स लग जाएगा। ऐसा ही है सर। ठीक है ना, लेकिन उस 40 पे चूंकि बाद में टैक्स देना है तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पहले ही ज्यादा आ रहा है तो फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 60% का, लेकिन 60% वाला ही ऑफर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टैक्स या मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर है, लेकिन यहाँ पे एक ही इनकम पे 2 दफा टैक्स लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सर उसमें वो चूंकि हाथ से डालने का ऑप्शन ही नहीं है मिनिमम में, तो उसका प्रोपोर्शनेट निकालता है, वो भी खुद ही निकालता है। आप एक काम करें ना, आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, बजाय ये तो सवाल कोई 2500 दफा हम सुन चुके हैं। बात ये अपनी कंपटीशन बनाएं, उसको बना के तो रिटर्न के साथ अटैच कर दें और उसमें लेटर मार्क कर दें कि जनाब जो एक्चुअल वर्किंग बनती है वो ये है और इसके मुताबिक मैंने टैक्स जो है ना इसके अंदर आपको जमा करा दिया है। इस तरह का लेटर आपको साथ भेजना पड़ेगा अटैचमेंट में। नहीं वो ठीक है सर, मैं चाहता हूँ आईआरएस के जो रिजल्ट्स है ना, नहीं वो आप ठीक नहीं ना, वो आप ठीक नहीं ना कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसकी फार्मूलेशन बैक एंड पे हो चुकी है। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन ये सब बता देना जब प्रैक्टिकली किस दिन उसको आईआरएस पे आके कि उसको जो रिजल्ट हमने निकाला है मसाल तो पे उसको हम एडजस्ट वहां पर कैसे एडजस्ट करके वहां लिखे, कैसे करें उसको? नहीं एडजस्ट फिर यही है ना कि अभी तो जो वो कहता है, ठीक है, अभी तो आपको एक दफा वो करना है उसी तरह ही है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस आपने निकालना है। ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है आपने जब टैक्स वाला करना है तो आपने तो वो मानना नहीं जो उसने कैलकुलेट करना है, आप तो अपने वाला करेंगे जो लॉ के मुताबिक है। नहीं वो कौन सा खाना होगा इस पे हम वो सारा डिफरेंस डालें? वो एडजस्टमेंट में डाल देंगे ना फिर हम, और साथ उसका लेटर मार्क कर देंगे ना। हमने उतना ही ऑफर करना है जितना टैक्स बनता है, ठीक है। इस पे ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स हैं और भी हाई कोर्ट्स की भी हैं। जब जजमेंट्स के अगर कोई सर्कुलर या रिटर्न इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है तो प्रिवेल लॉ ही करेगा, वो सर्कुलर या रिटर्न प्रिवेल नहीं करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो डिडक्टेबल है वो बेशक हम अगले साल में उसको ले जाएं। ज़ाहिर बात है क्योंकि बाकी का 40% तो बाद में आएगा ना। हाँ ठीक है। मैं आज ही अगर ऑफर कर दूंगा, मैं दे भी दूं तो कल को जो उस पर कटेगा उसका क्या बनेगा? फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट जाके। तो मैं कहूँगा जी ये पैसा वही है जो बैलेंस जो रिसीवेबल था उसके अगेंस्ट आया, तो 60% उधर चला गया, 40% इधर आ गया, क्योंकि मैंने तो पैसा पूरा देना है ना। जी ठीक है। अच्छा सर, अगर मेरा 1 करोड़ पे मतलब मेरी सप्लाई सर्विसेज है, जिस तरह हमारी वकला की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है, उसमें से जो हमारा टैक्स कटा हुआ है वो 40% पर टैक्स कट गया हुआ है, तो 60% हमें ऑफर करना है जी। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि वो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको भी हम 2 हिस्सों में बनाएंगे 60-40 में। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। पहले आप टोटल बना के टोटल के 2 हिस्से फिर कर लेंगे, और जो हमारा होगा जिस पर टैक्स कटा हुआ है 40% वाला, वो जो टैक्स कटा हुआ है वो उसी 40 के अगेंस्ट हो सकता है जी। या सारे के अगेंस्ट? नहीं 40 वाला तो 40 के अगेंस्ट ही जाएगा ना।
बाकी 60 जो जिस पे जो टैक्स और मजीद बनेगा जी वो आपको फिर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मिनिमम 0 हो जाएगा और अदरवाइज वाला फिर जो होगा वो हायर होगा, वो इसमें आगे ऐड हो जाएगा। और एक्सपेंस जो एडमिन एक्सपेंस वाले वो भी उसी तरह वो तो जो डायरेक्टली जो उसको दो तरह के कहते हैं ना, एक आपके उसको वो कहता है कॉमन एक्सपेंडिचर, एक अनकॉमन एक्सपेंडिचर। जो स्पेसिफिक किसी एक एक्टिविटी से रिलेटेड है उसी को चार्ज होगा, और जो आपके कॉमन एक्सपेंडिचर है उसकी पोर्शनमेंट कर दी जाएगी। तो वैसे सर जनरली वो 60-40 का फार्मूला लगाएंगे अगर स्पेसिफिक नहीं है तो। हाँ जी, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो 60-40 यही बेहतर रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक भी फिर जस्टिफाइबल होना चाहिए ना। रीजनेबल बेसिस का हुआ है 67 सेक्शन में। और सर ये जो मिनिमम टैक्स है इसका स्लैब क्या है 23 के लिए? मिनिमम टैक्स देखो ये तो डिपेंड करता है ना जी, आपका टर्नओवर टैक्स आपका 1.25% है रिड्यूस वाले रेट को निकाल के। अच्छा कितनी आमदनी या रेवेन्यू हो तो उस पर लगता है ये? नहीं, टर्नओवर टैक्स में तो 1.25% आप तो, अगर आप उसकी कंडीशन है ना 113 सेक्शन की। नहीं सर मैं पूछना चाह रहा हूँ 1 करोड़ पर लगता है, 5 करोड़ पर लगता नहीं, वो मेरा 100 मिलियन, मेरा ख्याल है 100 मिलियन किया हुआ उन्होंने, चेक कर लीजिएगा दोबारा से। 10 करोड़ हो गया हाँ जी, ना सर? हाँ जी, ऐसा ही है। तो पहले कम होता था, फिर बढ़ा के इतना किया। कंपनी पे लिमिट कोई नहीं, इंडिविजुअल और एओपी पे लिमिट रखी हुई है उन्होंने। जी ठीक हो गया सर। सर कैसे दिन आईरिस पे भी सर थोड़ा सा डेमो हो जाए तो थोड़ा सा नहीं होती? हाँ जी, वो भी देख लेते हैं पहले, उसकी बैक एंड पे जो वर्किंग है वो देख लेंगे तो फिर फीडिंग करने में जरा आसानी रहेगी। हाँ एक सर इस तरह एक प्रपोजिशन बन जाए ना सर, इतना टैक्स कटा हुआ है, इतना प्रोपोर्शनेट है, कैलकुलेशन थोड़ी समझ आ जाए। जी बना देते हैं, वो भी बना देते हैं। अभी तो मैं बिट्स एंड पीसीज में आपकी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट, कंसीलिएशन, बैलेंस शीट, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके उसको मुकम्मल कर रहा हूँ, ताकि एक पहले मुकम्मल पैकेज बन जाए। जब आप इंडिविजुअली हर चीज कर लेंगे तो फिर उसको सम करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि सर जिसकी प्रैक्टिस ना होना सर ज्यादा मतलब रिटर्न बनाने में वो ना आईरिस और अपने साथ कंफ्यूज हो जाता है कि जी, पता नहीं आईरिस सही कर रहा है ये मैं सही निकाल जी, रहा ये हूँ। बात आप सही कह रहे हैं, वो कैलकुलेशन आपको पहले करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई सवाल है या मैं उसमें चलूं आगे? एक और था कि क्या था सर, भूल गए लगता है। सवाल आ जाएगा, मुझे भी आता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, अभी इधर ही है। ठीक है, ठीक है सर। एक मिनट में जरा हाँ सर सवाल आ गया मेरे ध्यान में। हाँ जी, कर ले आप। तो है कि एक हमने एक वाली साहब की हम बनाते थे वेल स्टेटमेंट, जी उसमें उनकी मिसेस के नाम एक प्लॉट था, जी तो उनके हस्बैंड की स्टेटमेंट में ही वेल्थ में एसेट्स ऑफ द नेम ऑफ अदर्स पे डाल देते थे वो। तो वो उनकी मिसेस का इंतकाल हो गया, तो अब वाले साहब भी काफी बूढ़े हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को जो ट्रांसफर कर दिया अपने बेटे के नाम, और बेटे ने वो प्लॉट बेच दिया, पहली ट्रांसफर होते साथ ही उसने बेच दिया। अच्छा, अब सर वो 55 लाख रुपए का प्लॉट बिका, और सवाल ये है कि उसका वो ये जो गेन है उसका वो टैक्सेबल है? नहीं, पहली बात तो ये है कि प्लॉट विरासत में आया, जी वालदा से विरासत पे है। बेटे के पास आ गया, जी सर। उसने बेच दिया, जी बेच दिया सर। उसको विरासत में मिला किस साल में था? उसी साल जिस साल में बेचा है उसने। अच्छा, उसी साल में बेचा। अब इसमें दो चीजें हैं, देखें, अगर तो जो पेरेंट की कॉस्ट है वो, और प्लस इसने अगर ट्रांसफर या उसको बेचने पे कोई खर्चा किया तो वो आपका कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। फर्ज करें कि वालदा की तरफ से आया कि वालिद की तरफ से? सर खरीदा तो वालिद ने था अपने मिसेस के नाम पर। अब हम जब उनकी मिसेस फोत हो गई तो उन्होंने बेटे को सेशन बना ना,
तो सस्टेशन उन्होंने बेटे के नाम सबने बेटे को दे दिया। ठीक हो गया, विरासत में आ गया ना, सीधी बात हो गई। जी बेटे ने बेच लीगल हेयर वही बनता है ना असल में बेसिकली। दिया। जी तो अब अगर बेटे के पास आ गया है तो वो जब बेचेगा तो उसने जो वालदा से लिया जिस साल में, तो वालदा ने अगर परचेज किया था तो उसकी कॉस्ट और प्लस इसने अगर कोई कॉस्ट भी की है या डिस्पोजल खर्चे हैं वो आप कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो वालिद साहब की वेल्थ में हमने कॉस्ट डाली हुई थी वो माइनस कर सकते हैं। जो वालिद साहब ने कॉस्ट डाली हुई थी, हाँ वालिद साहब ऐसा ही है, खरीदा चूंकि वालिद साहब नहीं था जी तो वो कॉस्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि उनकी वही कॉस्ट जो होगी वो आगे जाएगी ना। ठीक है। और गेन गेन जो है वो टैक्सेबल है। गेन चूंकि सेम टैक्स ईयर में है तो वो टैक्सेबल है। भाई पहले साल वाला रेट लगाएंगे प्लॉट। असल में अपार्टमेंट 2 साल बाद, घर 4 साल बाद और प्लॉट 6 साल बाद जो है वो 0% टैक्स है। बेसिकली बात ये हो रही है। वाले साहब ने होल्डिंग पीरियड उनका है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं वो नहीं होगा, क्योंकि अब तो बेच ये रहा है ना बेसिकली। इनके नाम जिसके नाम आए हैं तो वालद से तो वो तो गया ना जी, जब विरासत में चला गया तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। अब वालद साहब तो बेच ही नहीं रहे इसको। तो वाले साहब के वेल्थ में क्या डाले सर, आउट कैसे करें? उसमें देखे ना 2 चीजें हैं। अब इसमें भी 2 चीजें हैं। पहले तो वालद साहब हयात है। जी हयात है सर। 1 मिनट। तो मेरे मुताबिक तो फिलहाल फिर ये अभी जब तक वालद साहब हयात है तो वो बेनामी एसेट में डाल देना इसको। इनकम टैक्स लॉ में वो एसेट बेसिकली वालद साहब का है, वो वालदा का नहीं है। नहीं सर, अब तो बेटे के नाम आके बिक भी गया ना, अब हमने उनकी वेल्थ से आउट करना है। आउट कैसे उसने करें? अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाई थी बेटे ने। जी अपने नाम रजिस्ट्री भी हो गई थी और बिक भी टैक्स गया। जमा हुआ फिर था। तो ठीक, फिर तो आप इनको इधर ही आना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने कितने का बेचा है? 55 लाख का सर। अगर ये वालिद साहब के पास ही रहता और उन्हीं के नाम पे बिक जाता, क्योंकि अब नाम इसका इस्तेमाल हुआ ना वालदा का, अगर आप ना करते इस तरह तो वो गेन वालिद साहब का ही होना था बेनामी एसेट्स का। अब क्योंकि बेटे के पास है तो वो अब कैपिटल गेन फिर बेटे का बन जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये जो वाले साहब की वेल्थ है उसमें रिकंसिलिएशन में आउटफ्लो में डाल दे और उसको क्या कहे, उसको नहीं वो तो उनको निकाल देना चाहिए ना कि एसेट ट्रांसफर्ड ऑन द डेथ ऑफ वाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली बेटे को चला गया, ऐसे कर ले, निकल जाएगा ना वहां से। अदर्स में वो या बल्कि अदर्स में वो जो है उस पे लिख दे। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बेटे को इन करने की जरूरत तो नहीं है, बेटा तो बस कैपिटल गेन ही देते, उसको इन तो ना करवाए ना। उसने पहले इन किया तो बेचा ना, कि उसके बगैर ही बेच दिया उसने। मैं तो सर सेम मंथ में या सेम टैक्स। हाँ वो कैश फ्लो में इन करके, आप नहीं कैश फ्लो कह रहे हो, उसमें रिकंसिलिएशन में इन करके उसको, तो उसके बाद निकाल दे उसको। और गेन बस गेन आ जाएगा, गेन आ जाएगा। रिकंसिलिएशन आपको कह रहे हैं पहले साल में जो 15% उसका प्लॉट जी 15% लगेगा 15% वाला। 15% वाला जी। थैंक यू सर। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जैसे कल सर एफपीआर ने बड़ी नर्व स्कीम रखी है सर, रात 11:15 तक लेकर गए हैं। चलो अच्छा, वो देखो पता क्या बात ये है, लोगों ने काम खेचा सर रात को काफी। चले जितने, मैंने तो कोई नहीं किया यार, सीधी बात है, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। आपको पता था ना, आप मैंने बड़े बुकला नहीं, मैंने एक भी रिटर्न नहीं फाइल की यार, सीधी बात है। उसकी वजह ये है कि वो कैलकुलेशन सही नहीं कर रहा। जब तक वो कैलकुलेशन सही नहीं करेगा, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाऊँ। आप पहले चीज मुझे ठीक करके दें। लाहौर देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब तक आप अपनी चीज ठीक करके नहीं देंगे तो दूसरे लोग इतनी मेहनत क्यों करेंगे? कभी वो गायब हो जाता है, कभी फार्मूला सही नहीं लगता, तो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे सर
इसका वैसे आपका माशाल्लाह जिस तरह काम है, एक एक्सेल की अगर सर आप शीट एक फॉर्मेट करें जिसपे फार्मूले लगे हों, वो अपने स्टूडेंट्स को आप दिया करें, उस पर हम डाला करें चीजें, उस पर फार्मूला लग कर आ जाए एक्सेल की शीट में, उससे सर हम अगर देख कर किया करें वो चीजें। प्रैक्टिकल एग्जांपल जब आपको कराएंगे तो आपकी चीजें आपको काफी आसान हो जाएंगी। उसी को सवाल को आप खुद सॉल्व करेंगे, उसीलिए तो आपको बाद में मैंने न्यूमेरिकल रखा हुआ है ताकि आपको सही एप्लीकेशन समझ आ जाए उसकी। नहीं सर, रिटर्नों के लिए आपके फार्मूला शीट भी बना के देना सर। नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकल कराएंगे ना। ऐसा नहीं, मैंने कहा सर वो इस तरह हो ना, आपके नदीम बट सॉफ्टवेयर आ गया जी, अगर आप जो भी कैलकुलेशन वो नहीं है सर। नहीं, वो सॉफ्टवेयर तो शायद सॉफ्टवेयर तो डेवलप करना हमारा काम नहीं है, लेकिन उसकी लीगल साइड और कैलकुलेशन साइड आपको पूरी करा के देंगे, उसकी फिक्र मत करें आप, क्योंकि हम टेक्निकल साइड आपकी पूरी करके देंगे ना आपको, ताकि आपको रिटर्न बाद में रिप्रेजेंट करने में बेसिकली आपको आसानी रहे। अगर आप अपना काम मजबूती से करेंगे तो उतना ही फायदा आपको आगे जाके होगा। बस सर ये जरा इस कोशिश कर लेना सर, ये जल्दी हो जाए ताकि वो रिटर्नों को गलत रिटर्न में भरते रहे। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं आपका? नहीं, थैंक यू सर। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो तो? जी जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है ख्वाजा साहब? ठीक हैं? शुक्र है सर, मेहरबानी। सर ये 2020 में मेरे बैंक का रिफंड आया 1,20,000 रुपए, 2,21,000 पे टैक्स लायबिलिटी बनी, मैंने कुछ उसमें वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। अब 2022 और 23 में रिफंड सारा बात पीछे देखो एडजस्ट नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, पीछे फार्मूला जो लगाया हुआ है ना, वो बाज़ औक़ात चीजें एक्सेप्ट करता है, बाज़ औक़ात नहीं करता, ये भी मैं आपको बता दूं। अब वो क्या करूं? अभी तो 170(3) का जितना मिल जाता है ले लें, बाकी अगर आप रुकना चाहते हैं तो 170(3) का ऑर्डर लेंगे तो तब वो उसको मानते हैं। अच्छा, रिफंड क्रिएट कराना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा सर, जी, तो एप्लीकेशन के साथ साथ एविडेंस भी सारा देना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, वो देखे ना, तभी तो ये एलिगेशन। एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो इस लॉ के अंदर आप जब आपने कहा डीम टू बी ऑर्डर हो गया हुआ है, तो अब आप उसको रिफंड क्रिएट करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैंने तो रिफंड आपसे मांगा नहीं, मैं तो एडजस्टमेंट मांगी है आपसे। तो ऐसा तो कोई लॉ है ही नहीं जो बंदे को रोकता हो कि वो अपना डीम रिफंड एडजस्ट ना कर सके। लेकिन लोगों के फेक रिफंड क्रिएट ऑटोमेटिक कराने की वजह से उन्होंने ये लिमिटेशन लगाई है। अब 120 सेक्शन ये तो नहीं कहता कि प्रॉफिट या लॉस तो आप मान लें और रिफंड को ना माने, तो फिर वो निकला किस पे था? वो लायबिलिटी कैसे बनी थी, एडजस्टमेंट कैसे मिली थी? अब कुछ लोगों ने फेक रिफंड एडजस्ट किए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं था, उसकी वजह से FBI और ऑब्वियसली सारा डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो गया कि यार ये जो फेक चीजें हैं ना, इनको बीच में से निकाला जाए। ठीक है, उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये सारा जो प्रोसेस जो है उन्होंने डाल दिया है। वो भी अपनी जगह मजबूर है। अब देखें ना, आप 50 लाख का रिफंड मांगते हैं, एडजस्टमेंट मांगते हैं, जमा आपने कुछ कराया कोई नहीं हुआ, तो मैं कैसे क्रेडिट दे दूंगा आपको? और हर वक्त रिटर्न खोल के तो नहीं वो बैठे रहेंगे कि लोगों के टैक्सेस के चलान ही चेक करते रहे। या तो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि आपकी इनकम टाई अप होती हो आपके खर्चे और इनकम सारे टैक्सेस के साथ, ऐसा तो सिलसिला है कोई नहीं, तो वो भी मजबूर है, वो क्या करें फिर? इसी तरह या फिर सिस्टम जो है वो चल रहा है। जी, और जी किसी और का? वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है सैलरी के हवाले से, वो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं इस सेशन में? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन सा बोल रहे हैं, नाम बता दे। उमैर कादरी? सर हाँ जी, उमैर कादरी साहब बोले। अच्छा सर, मैं एक्चुअली एक प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा था टेक्सटाइल में, फरवरी 23 तक। तो वहाँ पे मेरी जुलाई से फरवरी तक जितनी भी सैलरी थी उस पर टैक्स विद हेल्ड होता रहा और उन्होंने मुझे उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ के मैंने एक EOP ज्वाइन की है जो कि विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे भी काम नहीं कर रहे। तो वो मेरा सैलरी पे टैक्स नहीं काटती और सैलरी इन कैश ही मिल जाती है, क्योंकि वो फूड बिजनेस है और उसमें बैंक की ट्रांजैक्शन का मैं कैश पे आ जाता।
तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब रिटर्न फाइल करूंगा तो वो उतने पोर्शन का तो मैं विद होल्डिंग का एविडेंस दे दूंगा, तो जो बाकी सैलरी है उसका जब मैं सैलरी शो करूंगा तो मुझे उसमें ये तो नहीं प्रॉब्लम होगी कि ये विद हेल्ड एट सोर्स क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो तो आपका मसला नहीं है ना, आप विद द रिटर्न टैक्स जमा करा दें। ठीक है, वो मैं एक्स्ट्रा जमा करवा दूँ जितना करा दें जमा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जमा करा दें। फर्ज करें ठीक है। आपका बनता था 1 लाख रुपए, उसमें से 80,000 कट चुका है, जी बिल्कुल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप विद द रिटर्न 20,000 और जमा करा दें, क्योंकि पैसे तो अब आपके पास आ गए हैं ना, बिल्कुल। तो आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करा दें, या रिफंड अगर एडजस्ट करता है वो ले लें, या जो पेमेंट हुई हुई अदरवाइज मोबाइल पे, गाड़ी पे टैक्स क्रेडिट कोई है तो वो उसकी एडजस्टमेंट आप ले लें। सही है सर इसका, लेकिन मैं उसको एविडेंस नहीं दे सकता इनकम का क्योंकि मेरी वो बैंक में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे ना। नहीं, फिर उनसे एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ले लेना, पैसा तो आपका वरना ब्लैक हो जाएगा सारा। ये आपने खर्चे, फिर खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे आप अपने? बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ये सीधी बात है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। और आपका कोई सवाल है कादरी साहब? बस सर यही है। ठीक है, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? हेलो एक्सक्यूज मी सर, जी जी, एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे क्लाइंट का वो एक आर्मी की इदारे में पढ़ाता है, तो उन्होंने सर ऐसा किया, टैक्स बिल है तो उसने किया है लेकिन आगे जमा नहीं कराया, तो वो अब क्या करें? वो कहता है यार ये तो 7 लाख रुपए टैक्स दूसरे अगले ने काट लिए है और मुझे दोबारा मैं किधर जमा करूं? नहीं जमा, देखिए ना, जमा नहीं कराया तो आप क्रेडिट कैसे लेंगे? वो फिर डिमांड आपकी तरफ भी, पहले तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेयर की, ठीक है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेसिपिएंट की। ठीक है सर। तो अगर पैसा उसने काटा है, उसे कोई या मुझे पैसे दे दे या चालान दे दे, ताकि आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दें। अच्छा ठीक 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 सर जी। यानी सर ये नहीं हो सकता कि वो सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ आपने इसे काटा है, एक्नॉलेज करके उसकी बेस पे नहीं काट सकते? नहीं, उसकी बेस पे आपको वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन बाद में वो फिर जब वेरीफाई होगा तो पता लगेगा पैसा जमा नहीं हुआ हुआ, तो वो डिमांड निकल आएगी। वो विद द रिटर्न फिर डिफॉल्ट उसको तो पड़ेगा, फिर डिफॉल्ट सरचार्ज आपको भी पड़ जाएगा, और वैसे भी विद द रिटर्न टैक्स जमा ना कराया हो तो आपको पता है रिटर्न ही इनवैलिड हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जहीर बात कर रहा हूँ सर, गुजर खान से, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ सर। जी जी जी, सब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम सर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? सर आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई ने क्वेश्चन किया था कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सप्लाईज वगैरह होती हैं, सप्लाईज वगैरह के ऊपर से 10 मिलियन की सप्लाईज है, उसके ऊपर 4.5% डिडक्ट हुआ है ऑलरेडी, और इसी तरह हमारी इंडेंटिंग कमीशन आती है, उस पे से वो 5 मिलियन है, उसके ऊपर भी 1% के हिसाब से 50,000 रुपये डिडक्ट हुआ है। अच्छा, अब जिस वक्त हम इसको सिस्टम के अंदर ये जो आयरस है, वैसे तो हम जो इंडेंटिंग कमीशन है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो वो प्रॉफिट एंड लॉस नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें एज ए ग्रॉस रिसीट लेते हैं, और जो सप्लाईज होती हैं उसको हम ट्रेडिंग में जाके ले रहे होते हैं। ऐसा ही है। लेकिन जब हम सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम क्या करता है वो, क्योंकि आपको पता है इंडेंटिंग कमीशन का ऐसा जो खर्चा तो इतना ज्यादा होता कोई नहीं, उसमें तो ज्यादा इनकम ही होती है। तो लेकिन जो सिस्टम है, ये आयरस है, ये जो मतलब जिस वक्त प्रोपोर्शनेट करता है ये सप्लाईज को और की वैल्यू को और जनाब इसकी जो आपकी इंडेंटिंग कमीशन है इसकी वैल्यूज को इकट्ठा करके प्रोपोर्शनेट करके तो इनकम की बाइफरकेशन दे देता है उसकी। ये आप कह लें कि ट्रेडिंग के बिजनेस से आपको पूरे साल में अगर 25 लाख बचा है और इंडेंटिंग कमीशन के बिजनेस से आपको से 40 लाख बचा है, लेकिन ये क्या करता है तो इन जो ये 65 लाख है ना, 65 डिवाइड बाई अपना ये वाला 15 मिलियन यानी टोटल, तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट, जिसकी वजह से आपका जो इंडेंटिंग कमीशन वाले यानी फाइनल वाले में कम चला जाता है। इसका क्या सर सोल्यूशन है? या एक मिनट, ये इंडेंटिंग कमीशन आपको बाहर से आई है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, मुल्क से बाहर से आई है आपको, ठीक हो गया।
1% वो- होल्डिंग भी हुई भी है जी जी ठीक है, ठीक, वो मुझे पता है 154A में चला गया अब इंडेंटिंग कमीशन जो है, पहले वो 154 में था, अब 154A में गया, वो 5 से निकल के 1 में चला गया, वो बात आपकी ठीक है। अब इशू ये है, तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही। ग्रॉस प्रॉफिट और सर्विसेज जो कमीशन इनकम है उनकी रेशो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लगानी चाहिए, बिल्कुल हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो लेकिन आप सर, system आप जो अपनी एक कंपटीशन अलग बना के ना, आपने अटैचमेंट करनी है रिटर्न के साथ, और अपने टैक्स को वहां पे वही दिखाना है जो आपको लॉ कहता है, जो वो कर रहा है उसके पीछे नहीं लगना आपने, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसी में एक थोड़ी सी एक और रहनुमाई कर दें जी। कि एक इसी तरह ये तो सप्लाईज का पोर्शन हो गया, वो ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा बनता है, और जबकि जो सर्विसेज होती हैं, जैसे आप सर्विसेज रेंडर करते हैं जी। तो उसको हम जो है वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका हिस्सा बना रहे होते हैं, ट्रेडिंग से जो नीचे वाला पोर्शन है, ये ऐसे ही होता है। जी ऐसे ही होता है। उसकी वजह ये है ना कि जनरली क्या होता है कि जो सर्विसेज वाले होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बना, वो ट्रेड कर नहीं ना रहे होते, जी उनकी सर्विसेज, उनकी प्रोफेशनल या ट्रेनिंग उनकी होती है जिसकी वजह से उनको पैसे आ रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया वो सर। ट्रेड कर नहीं ना रहे होते, ठीक है। ऐसे ही तो वो सर्विसेज इनकम जब रिसीव करते हैं तो ऑब्वियसली उसके एडमिन के और सेलिंग के खर्चे ही होने हैं, डायरेक्ट कॉस्ट तो उसकी होनी नहीं जनरली। नहीं, बात सर हो जाती, जैसे एक आपने कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लेकिन उसमें वो कुछ चीजें लेकिन की। वो बात ये है ना कि वो बात ये है कि वो डिपेंड करता है, वो फिर सर्विसेज नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो फिर और चीज है। सही है। दोनों चीजों में फर्क है ना। जब आप प्योरली सर्विसेज दे रहे होंगे तो आप देखें ना, आपका कॉस्ट क्या है, लेबर है, आपके एम्प्लॉइज है, आपकी रेंट है, आपकी कमीशन है, आपकी यूटिलिटी बिल्स है, एंटरटेनमेंट है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फी है, जो भी आपका है यही आपका खर्चा है, इसलिए वो नीचे आता है, ऊपर नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव, जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा सर, एक और जो अभी भाई जी क्वेश्चन कर रहे थे कैपिटल गेन के वाले से, सर पहले हम ऐसे करते थे कि जिस वक्त अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हमें मिलती थी तो हम उसकी जो जिस दिन वो ट्रांसफर होती थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे, यानी जिसको वो प्रॉपर्टी मिली होती थी। तो अब ऐसा नहीं होता सर। ये 30 से 22 तक था, उसके बाद कानून बदल गया 23 में, ठीक है। 30 से 22 मतलब 30 जून 2022 तक सर। जी 22 तक ऐसे ही था। 37(4)(a) सेक्शन था जो कि टैक्स ईयर 2023 से उसको ओमिट कर दिया गया। ठीक हो गया सर। अब आपने जो कॉस्ट है उसको लेके आना है, फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेके आना। अच्छा, इसी में सर फिर मेरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि से अगर कोई प्रॉपर्टी पहले की आपको मिली हुई है, जो या कोई ज्वेलरी आपको पहले की मिली हुई है, तो जिसकी हमने वैल्यू जो भी है वो फेयर मार्केट वैल्यू दिखाई भी है उस पीरियड के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर ऑलरेडी दिखाई हुई है, तो अब अगर हम उनको बेचते हैं तो वो हमें वही फेयर मार्केट वैल्यू का वो मिलेगा? नहीं, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब वो सिस्टम खत्म हो गया ना। आपने जो बेचना था वो 23-22 तक था, 22 के ऑनवर्ड जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वही ट्रांसफरी की कॉस्ट होएगी। अब वो फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन सर अगर जैसे हमने ट्रांसफरी की वैल्यू अगर 4 साल पहले उसको या 3 साल पहले एसेट मिला था, हमने वो फेयर मार्केट वैल्यू पे उस पे रिकॉर्ड कर लिया था, तो रिकॉर्ड कैसे कर लिया आपने? आपने तो पैसे नहीं दिए, रिकॉर्ड कैसे कर लिया? अगर आपको विरासत में या डेथ के वक्त गिफ्ट मिला है तो आपने तो पैसे दिए ही नहीं, आपने रिकॉर्ड क्यों कर लिए? सर फेयर मार्केट वैल्यू पर वो सिर्फ बेचते वक्त आपने माइनस करना था, इनर कॉलम में लिखना था, आउटर कॉलम में नहीं आप लिख सकते, वो तो आपकी कॉस्ट ही नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं विरासत और गिफ्ट है, तो फिर वैल्यू कहां से आ गई? वो तो फ्री होता है ना। बिल्कुल, वो सर बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन वो फेयर मार्केट वैल्यू तो हमने दिखा दी, गलत दिखाई है आपने ना, वो बनती नहीं है आपकी। जब है ही नहीं एक चीज तो कहां से बनेगी वो? सही हो। अगर ये ऑडिट में आ गया या क्वेरी मार्क हुई तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मैं कहता हूँ चले आपकी कॉस्ट है तो एविडेंस दे मुझे उसका, किधर है कॉस्ट उसकी? किससे खरीदा आपने? नहीं खरीदा ना। सेक्शन जो कॉस्ट वाला सेक्शन है वो फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं रिप्लाई करता। वो देता था जब आप इनकम टैक्स पर्पज के लिए, जब इसको आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, वेल्थ टैक्स लॉ नहीं है ना, ठीक है।
तो इसके अंदर वो आपको जब बेचेंगे 22 से पहले, तो वो तब फेयर मार्केट वैल्यू आप इनकम टैक्स पर्पज के लिए माइनस करता था, वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड होती थी वो वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और कोई सवाल है आपका? नहीं सर जी, फिलहाल नहीं जी। आता तो आपसे बहुत शुक्रिया सर। जी जी, एक और सवाल आ गया जी कि एक पर्सन ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ परचेज करके अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दी थी 2018 में। 2023 में उसकी वाइफ भी रिटर्न फाइल कर रही है फर्स्ट टाइम, और वो प्रॉपर्टी वाइफ की वेल्थ स्टेटमेंट में विदाउट वैल्यू गिफ्ट करके शो कर रही हैं। क्वेश्चन ये है कि अगस्त 2023 में वाइफ ने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, अब हस्बैंड की रिकंसिलिएशन में गिफ्ट में डालकर आउटफ्लो तो करना होगा? ये सवाल आया है असल में। देखिए, बात ये हो रही है कि अगर हस्बैंड ने खरीदी थी, ठीक है, वाइफ के नाम पे, तो इसको बेनामी एसेट कहते हैं जी। अगर तो उन्होंने वाकई गिफ्ट डीड बना लिया है और गिफ्ट कर दी है, तो फिर तो आप निकाल देंगे वहां से। और अगर सिर्फ बेनामी एसेट है तो सिर्फ हस्बैंड की वेल्थ में रहेगा, वो वाइफ की वेल्थ में अगर आप शो करना चाहें तो जीरो वैल्यू पे शो कर सकते हैं, लेकिन उसको दो जगह पे एसेट डालने की जरूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप कह सकते हैं एसेट परचेज बाय हस्बैंड, ठीक है, वो आगे वैल्यू जीरो। और अगर वो गिफ्ट कर देते हैं तो फिर उसकी वेल्थ से निकल के इसकी वेल्थ में गिफ्ट की वैल्यू भी आगे आपकी जीरो आ जाएगी जी। ये एक सवाल था जी। और किसी का कोई सवाल हो जी? फिर वो 7E की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है 7E, हम कह रहे हैं कि डीम्ड इनकम कैलकुलेट हो गई, बट ये बात अकाउंटिंग का रूल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा कि जब तक कोई इनकम कंफर्म ना हो जाए उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता? बिल्कुल ठीक है जी, इनका सवाल बड़ा अच्छा है। देखें, अब आप पढ़ टैक्स रहे हैं तो टैक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे ना मसूद साहब। जब आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, फिर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते। तो इस तरह तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन में नहीं टैक्स मानता, वहां भी आप क्लैश करेंगे। आपकी जो लीज एसेट पे डेप्रिसिएशन भी टैक्स नहीं मानता, वहां लीज रेंटल मिलते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनकंसिस्टेंट है विद द लॉ। तो इनकम टैक्स आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल टैक्स में और टैक्स के प्रिंसिपल अकाउंटिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको रिटर्न बनाते वक्त जब आप इनकम निकालेंगे तो 7E का जो प्रिंसिपल है, जो पढ़ाया गया है, आप वही अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जी आपको जवाब मिल गया होगा। कोई और भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूँ? जी सर, ये जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है या गिफ्ट मिलती है जी, तो कैपिटल एसेट का फॉर्म 7E भरते हुए वहाँ पे कॉस्ट में हम कैपिटल की कॉस्ट डालेंगे या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप ने स्टे लिया हुआ है या पंजाब में है या आपको एग्जम्पशन है तो फिर तो फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंध के अंदर हैं या जहां स्टे नहीं है तो फिर आपको 7E जो है वहां पे करना पड़ जाएगा। ये असल में फिलहाल अभी जो लॉ है ना वो चल रहा है। लेकिन सर वो अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में या गिफ्ट में मिली है तो वहाँ पे जो कैपिटल एसेट का फॉर्म है वो कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी ना। कॉस्ट कहाँ से आ गई? विरासत में, ठीक है, विरासत में या अदरवाइज गिफ्ट में जब प्रॉपर्टी आती है तो वो फ्री होती है। तो जब आपने कॉस्ट पे की नहीं तो आप कॉस्ट कहाँ से एंटर करने लगे हैं और क्यों करने लगे आप? बस वो आ जाएगी। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल ये आईटी सर्विसेज के हवाले से है, लोग जो उनसे वो आईटी सर्विसेज है बदरिया बैंकिंग चैनल जो उनको वो पेमेंट्स मिलती हैं बाहर से, और डॉलर की रेट की वजह से तो वो वैल्यू इतनी ज़्यादा बन जाती है कि से अगर एक बंदे को
1 मिलियन एक मंथ में आया है तो उसका 1% उन्होंने डिडक्ट अगर बैंक ने कर लिया तो वो 10,000 है, और 12 महीनों में सर उसको पैसे आ गए हैं तकरीबन वो 12 मिलियन के हवाले से, और टैक्स कटा है टोटल उसका जो है वो 1,20,000 या 1% जो भी है। तो अब सर मुझे ये बता दें कि ये जो 154A ये भी फाइनल में है FTR में, और जब मैं इसकी इम्प्यूटेबल इनकम बनाता हूँ जितना टैक्स कटा हुआ है वो तो थोड़ी सी बनती है, मतलब वो बनती है तो 30 अपना मैक्सिमम को 35 लाख बन जाती है या 30 लाख बन जाती है, जबकि उसके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं 1,20,00,000 के वाले से। तो इसका सर थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या है, आपको करना पड़ेगा? आपको अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे और इम्प्यूटेबल इनकम भी निकालनी पड़ेगी। अगर आप किसी टैक्स पेयर के केस को हैंडल कर रहे हैं और उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है उसकी डीम्ड इनकम से ज़्यादा हो जाता है, इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना लाजमी है। ये मैं आपको बताता चलूँ। तो आप ऑडिटेड अकाउंट्स अब आप रिटर्न के साथ फाइल करेंगे कि आपने ये प्रॉफिट इधर से ही कमाया है, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। ये बात हो रही है। तो इंडिविजुअल्स के केस में भी सर? हाँ जी, इंडिविजुअल और एओपी पे ही तो डाला है उन्होंने, कंपनी तो ऑलरेडी ऑडिट करा रही है। कोई भी टैक्स पेयर जहां पे उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा हो जाएगा एफटीआर के तमाम केसेस में, अच्छा, तो वो फिर ऑडिट। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट इम्प्यूटेबल इनकम के बराबर या कम है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी ऑडिटेड अकाउंट्स देगी। सही हो गया सर। तो ये सर कोई रेफरेंस 111(4) है, 111(4) है, पढ़ लो भाई, आया हुआ है उसके अंदर, लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, ठीक, वो यही कहता है जो मैंने आपको बताया जी। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस साल आया वो। हाँ जी, और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? वालेकुम सलाम। सर जो सैलरी पे फाइनल सेटलमेंट मिलती है जब आप रेजिग्नेशन करते हैं वो सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है? नहीं, क्या थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, दोबारा सवाल कीजिएगा। सर अब सही आवाज आ गई? हाँ जी, सही है। सर सैलरी में जो फाइनल सेटलमेंट मिलती है आपको जब आप रेजिग्नेशन करते हैं, नहीं, क्या डलती है उसमें सैलरी में? फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। जब वो मिलती है आपको वो भी सैलरी में टैक्सेबल इंक्लूड होगी या वो पहले आपको उसकी नेचर बतानी पड़ेगी। वो ग्रेजुटी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन है, वो क्या है? आप कह रहे हैं प्रोविडेंट फंड है जी, प्रोविडेंट फंड है। फिर प्रोविडेंट फंड की आगे 4 किस्में हैं। गवर्नमेंट का तो एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज है तो एग्जेम्प्ट है, फिर स्कीम के तहत है तो उसकी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी एग्जेम्प्ट है। फिर अगर अदर देन दीज है तो उसमें 75,000 या 50% जो अमाउंट आई उन दोनों में से जो कम होगा वो माइनस होगा। अब आपका वो भी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा? नहीं, पहले तो चेक करना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड है कौन सा। 1 मिनट, हेलो, अच्छा जी, मैं आता हूँ। ओके। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हेलो जी सर। और ये मैंने जवाब दे दिया आपको, मेरा ख्याल है पूरा हो गया आपका। मैं क्लियर हूँ। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन ये भाई से मिलता जुलता ही है। हमारे एक क्लाइंट है वो सैलरी में थे PTCL में, उनकी वो सैलरी आया करती थी। उन्होंने क्या किया कि वो कुछ वो जो पेंशन वॉलंटरी फंड्स की स्कीमें थी उसमें उन्होंने कुछ पैसे डाल करके ना, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे उस वक्त उन्होंने रिबेट ले लिया, वो जो मिलता होता है उनको क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट जो मिल गया उनको, वो 20% ऑफ जो उनकी होती थी सैलरी का। अब उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने अर्ली जब वो PTCL से रिटायर हुए हैं तो अब उन्होंने जो उनका पेंशन फंड था वहां से भी उन्होंने अपना जितने पैसे जमा कराए थे वो सारे विड्रॉ कर लिए। और जब उन्होंने विड्रॉ किए तो 23A शेड्यूल का जो है वो फर्स्ट शेड्यूल का ऐसा ही उसके मुताबिक उनका टैक्स भी कट गया। अब सर ये आपसे मालूम करना है कि एक तो वो जो टैक्स उन्होंने काटा जो कि अभी उसको प्रॉफिट नहीं मिला उसके ऊपर, जबकि उसने अगर 30 लाख जमा कराया था उन्होंने उल्टा उसमें से डिडक्शन करके उसको 27 लाख रुपए पकड़ा दिए। 3 लाख उन्होंने टैक्सेस की मद में। 1 मिनट जरा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा।
हेलो भाई, खाना आप ना जरा ऊपर आ जाओ मेरे पास, तीसरे फ्लोर पे जमान खान के साथ ऊपर आ जाओ मेरे दफ्तर में, और दफ्तर देख भी लो ताकि तुम्हें पता हो कहाँ आना जाना होता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, देखिए फिर वही बात है, अगर आपने प्राइवेटली जमा कराया या क्या किया, पहले मुझे ये बताएं। सर ये जो स्कीमें नहीं होती, पेंशन फंड की स्कीम्स वगैरह चल रही होती है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स जो वॉलंटरी स्कीम्स हैं, वॉलंटरली पेंशन सिस्टम रूल जो है ये वगैरह, वॉलंटरली पेंशन सिस्टम जो बनाया है, रूल्स इन्वेस्टमेंट वगैरह बनाई हुई है ना, उसमें जिस वक्त ये जो वॉलंटरली पेंशन सिस्टम रूल्स 2005, आप 5 मिनट रुके जरा, मैं जरा पानी ले आऊं, 5 मिनट सिर्फ, मैं आ रहा हूँ।
हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, मैं लिंक मैंने भेज दिया है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है जी तो आप कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, राहत बात कर रहा हूँ मेरे पैसे। जी वालेकुम सलाम। राहत, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप खरीद से सर? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, एक क्लाइंट के जो है वो वेल्थ में गोल्ड पड़ा हुआ है जी। और उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है, कहते हैं कि ये गोल्ड सेल करके। अब गोल्ड जो है ये टैक्सेबल है, और आया कि अगर टैक्सेबल है तो कितना टैक्स है, और इसको हम किस हेड में बुक करेंगे ताकि कल को जो है ना कोई मसला ना आए। ये गोल्ड वेल्थ पे पड़ा हुआ था? जी सर, वेल्थ में पड़ा हुआ। जी, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, नॉर्मल टैक्सेशन। अगर कोई और इनकम है तो इनकम में ऐड करके उस पर टैक्स लगेगा। ओके, एनटीआर में सर इसको लेंगे हम? जी, एनटीआर के अंदर। सर एनटीआर में पहले अगर उसका साथ बिजनेस है, ये सैलरीड पर्सन है, तो उसमें ऐड करके टैक्स लगेगा, ऐड करके टैक्स लगेगा। ठीक हो गया, वो तो बात ठीक है, लेकिन सर टैक्स की रेशो बड़ी ऊपर चली जाएगी फिर, क्योंकि जाहिर बात है, वो तो स्लैब जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतनी इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक में नहीं है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड है।
आपका कोई और सवाल है? जी सर, एक और है मेरा क्वेश्चन सर। पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जो है ना प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर की गई है जी, ठीक है, तो जो 236C है ना वो पावर ऑफ अटर्नी के पोर्टल में MIS में आ रहा है, जबकि वो कहता है कि मैं तो जस्ट एक मुख्तार आम होल्डर हूँ या पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ, ये तो असल जो रियल ऑनर है उसके आना चाहिए था। अब इसकी ट्रीटमेंट सर किस तरह करनी चाहिए? आया कि वो प्रॉपर्टी जो है जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है उसकी वेल्थ पर डिक्लेयर होनी चाहिए, मीनवाइल फिर वो सेल की शो करे, क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा नयाब सी एक चीज सामने आई है। बात अब ये है कि पहले आप चेक करें, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ मुख्तारनामा होता है कि आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप उसके बिहाफ पे बेच दें, और वो पैसे आपके नहीं होते, वो आपने दूसरे को वापस करने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपने रिसीव करके वापस कर दिए तो ज़ाहिर बात है आपने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है। सर जो 236C उसके बिहाफ में जमा हुआ है इसके अकाउंट में MIS में आ रहा है, उसका क्या करें? MIS में तो जिसके नाम रजिस्ट्री थी उस जिसने किसके नाम पे डाला उन्होंने, जिसने दिया या जिसने मुझसे इसके नाम पे मुख्तारनामा आया उसकी है? पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है मुख्तारनामा वाला जो है उसके MIS में 236C के जो है ना वो टैक्सेस जमा हुए हैं। तो कोई नहीं, फिर आप उसको दिखा दीजिएगा कि भाई मुख्तारनामे के मुताबिक सिर्फ अथॉरिटी दी थी, पैसा हमारा ही था ये। सर फिर एसेट्स में जाके वो जो प्रॉपर्टी है 10-15 मरले जितनी भी मुख्तारनामे में आई है वो फिर हम डिक्लेयर कर दें ऑन बिहाफ ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। जी ऐसा ही है, कर देना एक मरतबा। वो तो लायबिलिटी है ना, वो तो आपने लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, आपकी नहीं थी वो अगर उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने अपनी इनकम बनाना है तो फिर ओबियसली वो फिर आपकी इनकम बन नहीं ना सकती। लेकिन वो लोग कुछ क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं ना, या तो लोग वापस कर देते हैं, कुछ लोग वापस नहीं करते, वो कोर्ट में फिर केस चला जाता है। चक्कर ये है ना अंदर। सर सेम किस्म के ना आज से 2-2.5 साल पहले इसी तरह पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर मेरे क्लाइंट ने प्रॉपर्टी सेल कर दी और FBI ने उनको बहुत ज्यादा नोटिस यानी कि भेज दिए। मीनवाइल उन्होंने जाकर डॉक्यूमेंट देखे कि जी ये हम तो सिर्फ मुख्तार आम के बिहाफ पर आगे हमने सेल ही किया है। तो सिर्फ उस डर से बचने के लिए अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ताकि 2023 की रिटर्न में हम प्रॉपर्ली इसको रिफ्लेक्ट करें और कल जो है ना कोई नोटिस वगैरह ना आए, मसला ना पैदा हो। बट मसला ये है ना कि मुख्तारनामे को आप रोक भी नहीं ना सकते, वो आपकी थोड़ी ट्रांजैक्शन है, वो तो उन बंदों के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर जो स्टैंप ड्यूटी मुख्तारनामे की है वो बैंक ऑफ पंजाब से हुई है और उसका भी रिकॉर्ड उनके पास होता है, वो स्टैंप ड्यूटी को भी फिर वेट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी या क्योंकि टाइटल डीड पहले आप पकड़ेंगे किसके नाम है, फिर मुख्तारनामा सामने रखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर मैं बिल्कुल बस ये भी क्रक्स पे पहुंचा हूँ कि मुख्तारनामे वाला जो बंदा है उसकी हम वेल्थ में एक मरतबा वो प्रॉपर्टी फिर लिख देते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ऑन बिहाफ ऑफ फलां ओनर। नहीं, आप लायबिलिटी शो करेंगे ना, जो पैसा आएगा वो लायबिलिटी है ना, आपने पैसा उसके बिहाफ अगर तो सेम टैक्स ईयर में दे दिया वापस तो कैश फ्लो पे इन करके आउट कर दो, और अगर नहीं दिया तो लायबिलिटी स्टैंड कर दो। ओके 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 सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है? जी एक मिनट ख्वाजा साहब, आप लगता है स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं, आपकी आवाज बड़ी कम आती है। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं या अपने लैपटॉप से बात कर रहे हैं? तो स्पीकर आपका कुछ आवाज मेरे तक कम आती है कुछ। जी अब बोले, खैर जी 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 मकसद ये है कि दो चीजें होती है किसी भी चीज में, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड। अगर आप स्पेसिफाइड में चले गए तो पहले उनको फिल करेंगे और जो बाकी जितने बचेंगे वो आप अदर्स में डाल देंगे। ये बेसिकली पर्पज है। जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, अगर आप 4 में ना गए तो ऑटोमेटिक आप 5वें में आप चले जाएंगे। हेड ऑफ इनकम की बात हो रही है, तो अदर्स का कॉलम इसलिए होता है कि आप स्पेसिफाइड में ना गए तो फिर आप नॉन स्पेसिफाइड में चले जाएंगे।
उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके ना पर्पज देखिए, आपने कैपिटल में क्रेडिट लेना है उस अमाउंट का जो आपके कैपिटल में गई है, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट गया है। अब रिकंसिलेशन में आप अमाउंट्स वो डिक्लेयर कर रहे हैं जो एज पर रिटर्न है, जो टैक्स कंपटीशन के मुताबिक है। तो आपने तो क्रेडिट लिया है अकाउंटिंग का, तो आपको इसको ज्यादा या कम करना पड़ेगा ताकि आपकी अकाउंटिंग इनकम के मुताबिक ये सारा आ जाए, वरना आपकी जो वेल्थ रिकंसिलेशन है वो आउट हो जाए। मसलन आपकी अकाउंटिंग का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, आपका टैक्स का प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपए, तो आपने तो रिकंसिलेशन में 4 लाख डाला ना, डालना तो 10 था, वो 6 लाख की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। बात समझ आती है? वरना उधर से कैपिटल आउट हो जाएगा आपका और रिकंसिलेशन आउट हो जाएगी। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? हाँ जी, तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं जी, कुछ 2-3 पॉइंट्स और शेयर करके इसको फिर क्लोज करते हैं। तो ये आप देखें, थोड़ी सी बात आप पर्सनल एक्सपेंसेस, एक मिनट, ये आपका जी एनएक्सआरएफ है, आप इसमें देखें पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये 16 तकरीबन हेडिंग्स हैं। पहले 15 आप देख सकते हैं, रेंट से लेके यूटिलिटीज, मेडिकल, एजुकेशनल, क्लब फंक्शन, व्हीकल रनिंग, आपके एसेट इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, डोनेशन, ज़कात, अदर पर्सनल, और एंड फिर कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर। ये सारे आपने, इसके जो मेन इश्यूज हैं वो ये है कि पहले ये एक्चुअल बेस पे होंगे, ठीक है, ताकि कल को आपको 111 सेक्शन ना लग जाए। ज्यादा करेंगे तो कैश आउट हो जाएगा, पैसे होंगे नहीं, कम करेंगे तो 111 सेक्शन आपको सीधा हिट होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए। नंबर 2, फिल कैसे करना है वो आपके सामने रियल फिगर्स आप डालेंगे। इसमें आपके बच्चों के स्पाउसेस, माइनर चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट्स हैं, सबके खर्चे आपने डाल लें। फिर आपने इसको कलेक्टिवली जमा करना है, और कंट्रीब्यूशन अगर आपके साथ किसी दूसरे की है, मसलन ये टोटल बना 16 लाख, इसमें 10 लाख आपने किया है, 6 लाख किसी और का, तो 6 लाख आप डाल देंगे दूसरे का, भाई का, वालिद का, बीवी का, बहन का, जिसने भी वो बियर किया है। तो बाकी डिफरेंस जो 10 लाख होगा वो आपके खाते में आ जाएगा। ये की पॉइंट से पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी, पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उससे कर लें, वरना मैं फिर आगे चलता हूं। चले आगे चलते हैं जी। फिर है आगे इलेक्ट्रॉनिक वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट आपको पता है कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा और कैसे फाइल करेगा। रेजिडेंट पर्सन, इंडिविजुअल, कब फाइल करेगा, रिटर्न के साथ है। फिर कंटेंट्स पे देख ले, पहले ये भी देख लें आप। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मेंबर ऑफ एओपी हो, एवरी पर्सन जो एफटीआर में फॉल करता हो अदर देन कंपनी एंड एओपी, घूम फिर के इंडिविजुअल पे ही बात आ जाती है। रिवीजन भी कर सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की 122(9) से पहले। वेल्थ स्टेटमेंट को प्रिस्क्राइब फॉर्म पे वेरीफाइड करके डॉक्यूमेंट साथ डाल के रिकंसिलिएशन बना के देना है। फॉर्मेट ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसमें मुख्तलिफ मूवेबल और रिमूवेबल एसेट्स हैं, फिर इनसाइड आउटसाइड पाकिस्तान एसेट्स हैं, एनी अदर एसेट्स हैं कंटेनिंग हेडिंग्स ऑफ लायबिलिटीज है,
वेल्थ रिकंसिलिएशन है, और फाइनली एसेट ट्रांसफर, सोल्ड, गिफ्टेड, डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट जो है आपका वेल्थ स्टेटमेंट का। फिर इसके कंटेंट्स के अंदर आपके अपने एसेट्स और लायबिलिटीज, पर्सन्स के स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स के एसेट्स, या ट्रांसफर टू बाय पर्सन टू एनी अदर पर्सन है ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, और अमाउंट कितनी, और एक्सपेंडिचर जो पहले बताया, और रिकंसिलिएशन। ये 5 चीजें हैं जो कंटेंट्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट में आती हैं। अच्छा, फिर फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट स्टेटमेंट्स है। $10,000 से ज्यादा इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स एसेट्स आपके जो $1,00,000 से ज्यादा हो, तो तब आपको ये स्टेटमेंट 116 की सेपरेट फाइल करनी है, और कंटेंट्स उसी तरह ही है जैसे 116 के आपके हैं। प्रोसीजर क्या जी, आप इन सब लोगों को ज्यादातर आप केस देखेंगे, अगर कंपनी और एओपी रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है, जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन है रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली है, 10 लाख से इनकम ज्यादा है इंडिविजुअल की, या रिसीट 50 मिलियन से ज्यादा है तो रिटर्न ऑफ इनकम ऑनलाइन है। नॉन कॉर्पोरेट एंट्री जो रिफंड लेना है ऑनलाइन है। शिप ओनर या चार्टर का ओनर है रेजिडेंट, रिटर्न ऑफ इनकम ऑनलाइन है। रिफंड आपने लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। फेडरल गवर्नमेंट्स के हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स, वो भी ऑनलाइन है। फिर ड्यू डेट क्या है वो आपको पहले ही पता है कि वैसे 30 सितंबर है, अब जो एक्सटेंड होगी 31 अक्टूबर तक, और कंपनी के लिए जो 1 जनवरी से 30 जून 31 दिसंबर है, बाकी सारे इसके अंदर है 30 सितंबर के अंदर। बाकी कोई डेट वो आपको दे दें या नोटिस आ जाए, या तो स्पेसिफिक केसेस में जो डेट दी होगी वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न समझी जाएगी। कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। अगर उनके पास सिर्फ गाड़ी या प्रॉपर्टी है तो विडो हो या ऑर्फनेज बिलो 25 ईयर्स, या डिसेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट पर्सन इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इन लोगों को रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं। लेकिन चूंकि एटीएल लिस्ट में आना, तो ये लोग भी अब मजबूरी के तहत जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और एटीएल लिस्ट में आ रहे हैं। अगर आपके पास टाइम उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 15 दिन का टाइम है, ड्यू टू सर्टन रीजन को मैंने हाईलाइट कर दी है, और स्पेसिफिक केसेस में फर्दर जो 15 दिन का टाइम है वो आप चीफ कमिश्नर से ले सकते हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट, अगर आपकी रिटर्न कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है तो वो आपसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स का नोटिस जो है वो दे के आपसे स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो ले सकते हैं। अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो पेनल्टी है वो आपको पता 182 में है, वेल्थ स्टेटमेंट की अलग है और रिटर्न की अलग है। और आखिरी है कि आपको अगर आप फिर भी नहीं फाइल करेंगे तो आपको प्रोसिक्यूशन हो सकती है जी, फाइन या इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट आपकी एक साल और बहुत है अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट का, या कंटिन्यूड रहता है आपका ऑफेंस, आप नहीं फाइल करते नोटिस के बाद भी, तो 50,000 रुपये और इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज थे जो आपको बताने थे। अब आपका कोई सवाल है तो कर ले, इससे पहले कि मैं इसको क्लोज करूं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप पूछे। सर ये है कि ये 180 डेज है एक्सपायर होगा, डेज के बाद कैसे तो सकता है, ठीक है जी। तो 180 डेज जब गुजर जाएंगे तो फिर अगर वो कुछ पूछता है तो फिर वो नहीं, वो उसकी जो वर्डिंग है ना, आपने वो मैंने आपको पूरी बताई नहीं, वर्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। वर्डिंग ये है कि जिस साल में नोटिस आएगा उसके खत्म होने के बाद के 180 दिन है। ये जरा पढ़े क्या लिखा हुआ। नो नोटिस शोर डॉक्यूमेंट शैल बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फर्निश्ड। जिस साल में रिटर्न आप फर्निश करेंगे उसके क्लोज होने के 180 दिन तक वो आपसे, मसलन आप सितंबर में रिटर्न फाइल करते हैं तो ईयर एंड इसका होगा जून 2024 में, उसके बाद के 180 दिन है। आप समझ रहे हैं? तो टाइम काफी बढ़ जाएगा, वो 180 दिन नहीं होगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका कोई और सवाल है? जी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो मैं आपको पहले जो मैंने आपको वेल्थ स्टेटमेंट दी है उसके साथ आपने देखा एंड पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दी हुई है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, आप देख लें। ना मिले तो मुझसे बात कर लीजिएगा। लास्ट 5 मिनट्स हैं जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले,
वरना फिर इसको क्लोज करते हैं हम। सर अगर स्लाइड शेयर कर दी सर। मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है आसिम साहब, आप चेक तो करें। मुझे नहीं, मुझे आप ग्रुप में मेंबर नहीं है? मैं जो आप सर मैं दूसरे ग्रुप का ऊपर हूं सर, उसमें नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ ग्रुप में आपको शेयर किया है, इसमें ठहरे मैं अभी देख देता हूँ, वही तो खोला हुआ मैंने। सर ये जो आईटीएल स्टूडेंट्स जी ग्रुप 1 है इसमें तो नहीं है, ठहरे मुझे लगता है वो मैंने, चले मैं कर देता हूँ आपको शेयर फिर, ठीक है? अभी ठहरे जरा, एक मिनट ठहरे। चले मैं आप लोगों को फिर शेयर कर देता हूँ जी वो थोड़ी देर में, ठीक है जी? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं फिर क्लोज कर रहा हूं और बाद में फिर आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूं। हेलो, क्लोज करें जी फिर? चले चले, अल्लाह हाफिज फिर जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।